दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन किए सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 प्रकरण 12/091, जिसका ऑर्डर 12 जनवरी को रिलीज हुआ था काउंसलिंग और नियुक्ति के लिए। तो मित्रों, आप लोगों के मन में यह चल रहा होगा कि सरकार ने अगर कंप्लायंस नहीं किया है और सरकार में अब डीबी में जाने का संकेत दिया था और डीबी में चली भी गई है और उसके बाद में आज ही लोग कंटेम्प्ट में चले गए हैं, तो डीबी में कब लगेगी डेट, कौन जज सुनेगा, रिट अलाउ होने के कितने हैं चांस, रिट खारिज होने के कितने हैं चांस, और प्रतिवादी भी तैयार। जानिए पूरी डिटेल, सारा डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। और हम आपको बता दें कि 12 जनवरी 2024 को जो ऑर्डर आया था नियुक्ति काउंसलिंग का आदेश दिया गया था जज शमशेरी द्वारा सिंगल बेंच के माध्यम से, उस पर सरकार ने कोई कंप्लायंस नहीं किया बल्कि सीधे डीबी में चली गई है। तो मित्रों, प्रश्न यह उठता है कि डीबी में सरकार अगर चली गई है तो सरकार की जो रिट है उस पर डेट कब लगेगी। आपके मन में यह विचार कौन रहा होगा। साथ ही साथ आपके मन में यह विचार कौन रहा होगा कि कौन सा जज इसको सुनेगा। साथ ही साथ आप ये भी सोच रहे होंगे क्या सरकार की रिट अलाउ होगी कि नहीं होगी। साथ ही साथ आप ये सोच रहे होंगे कि रिट खारिज होगी कि नहीं होगी और सरकार की रिट अलाउ होने के कितने चांस हैं। तो सारा डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको बता दें कि 12 जनवरी को ऑर्डर आया था, उसके बाद सिंगल बेंच का ऑर्डर था कि विज्ञापन निकाला जाए और उसके बाद काउंसलिंग कराया जाए और लोगों को नियुक्ति दे दी जाए, लेकिन सरकार ने इसकी अवमानना कर दी है। ऐसे स्थिति में लोग कंटेम्प्ट में चले गए। कंटेम्प्ट में एक डेट भी लग गई है, जैसा कि आप जानते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि डीबी में सरकार अगर गई है तो उसकी डेट कब लगेगी। इस पर पहला प्रश्न है, उसको हम आपको बताने वाले हैं। हम आपको बता दें सरकार डीबी में चली गई है और उसके बाद में 2-3 वर्किंग डेट में इसका नंबर आता है, यानी कि मंडे और ट्यूसडे में इस रिट का नंबर आएगा और तभी पता चलेगा इसकी डेट कब लगी है। तो अगले सप्ताह के लास्ट तक यानी शुक्रवार तक इसकी डेट लग सकती है और इस पर सभी लोगों को तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि सभी जो प्रतिवादी हैं वह भी अब डबल बेंच में जाएंगे, चाहे 705 हों, चाहे रामप्रसाद ग्रुप के जितने भी रिटें हों, चाहे मनोज मौर्य की ग्रुप की चाहे जितनी रिटें हों, विनय पांडे की चाहे जितनी रिटें हों और चाहे स्वतंत्र रिटें हों, सबको अब इम्प्लीमेंट के लिए वहां डीबी में जाना होगा, क्योंकि वो लीडिंग याचिका विनय पांडे पर ही सरकार ने फोकस किया है। तो मित्रों, हम आपको बता दें दूसरा प्रश्न यह है कि कौन सा जज सुनेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक वरिष्ठ जज हैं अश्विनी कुमार मिश्रा, उन्हीं के साथ एक जूनियर जज होंगे और डबल बेंच यानी डिवीज़न बेंच इस स्पेशल अपील को सरकार के सुनेगी जो 12/091 के ऑर्डर के विरोध में सरकार की रिट दाखिल हुई है। तो इसमें अश्विनी कुमार मिश्रा इस रिट को सुनेंगे और इस रिट को सुनने के बाद अगर रिट में मेरिट होगी तो वो अलाउ करेंगे, अगर मेरिट नहीं होगी तो खारिज भी हो सकता है। अब दूसरा प्रश्न है, क्या यह रिट अलाउ हो जाएगी। तो मित्रों, जो सरकार ने अपील बनाई है, जो रिट बनाई है, उसमें साफ साफ उसने कई बिंदुओं पर अपोज किया है। जैसे पहला बिंदु है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और क्लोजर रिपोर्ट के बाद ये ग्राउंड आप देख सकते हैं, सिंगल बेंच ने उसको नहीं सुना और कानून के आंखों में धूल झोंक दिया, ऐसा सरकार का कहना है। और दूसरी बात उनका कहना है कि जो हमारी सीटें बची हुई थीं, सुप्रीम कोर्ट की लिबर्टी थी कि जो है आप जहां भी चाहें उसका यूज करें, तो हमने 2020 और 2018 के भर्तियों में कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। तो मित्रों, और फिर उसके बाद में इनका जो तीसरा प्रश्न है, इन्होंने कहा है कि सिंगल बेंच के बहस के दौरान जो रिजवाइंडर बेसिक शिक्षा परिषद के लिए लगाया गया था वो स्टेट के लिए नहीं लगाया गया था, यानी स्टेट की जो रिट थी उस पर कोई रिजवाइंडर नहीं लगाया गया था, इसलिए न बेसिक शिक्षा परिषद को सुना जाए तो कम से कम स्टेट को ज़रूर सुना जाए। ये पैरा नंबर 17 पर इन्होंने अपने जो है रिट में दिया हुआ है। तो
मित्रों, और दूसरी बात इन्होंने कहा है कि जो लोग आए थे हमने वेरिफिकेशन करा के उनकी नियुक्ति कर दी, यानी कि 4000 लोग आए, उसमें से 391 को हम हार पाए और उनका वेरिफिकेशन करके हम उनकी नियुक्ति कर दिए हैं। शेष हारे नहीं थे, कटाव में नहीं आ रहे थे, इसलिए हमने इनको नियुक्ति नहीं दी। यही सारी ग्राउंड हैं जिस पर इनकी रिटें अलाउ हो सकती हैं। अब हम बताएंगे कि इनकी रिट खारिज हो सकती है कि नहीं हो सकती है मित्रों, जिसके लिए आप लोगों की बहुत बड़ी जिज्ञासा होगी। तो मित्रों, बहुत ज़्यादा चांस है कि इनकी रिट खारिज हो जाए, क्योंकि इनके जो प्रश्न हैं अपने आप में सिंगल बेंच में कई प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं और शमशेरी ने सुना है, उस पर ऑर्डर दे दिया है। ऐसे स्थिति में हम आपको बता दें कि ये कहते हैं कि हमने सीटों को कैरी फॉरवर्ड कर दिया है, तो उसकी आरटीआई है, इन्होंने सीटों को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, क्लोजर रिपोर्ट लग गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था और सुप्रीम कोर्ट ने जो मान लिया था, उसी सुप्रीम कोर्ट से परमादेश लेकर 12091 हाई कोर्ट पहुंचा है, तो कैसे इनकी रिट अलाउ होगी। दूसरी बात, इनकी रिजवाइंडर वाली है, तो रिजवाइंडर और स्टेट और बेसिक शिक्षा परिषद के लिए जो रिजवाइंडर बनाया गया उसमें सारी बातें सेम थी, तो अलग से रिजवाइंडर लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और अगर प्रश्न उठता है तो उसी समय इनके स्टेट काउंसिल को अपोज करना चाहिए था सिंगल बेंच में कि सर स्टेट पर रिजवाइंडर लगाएं, उसके बाद बहस हो, तो वो बहस वहीं पूरी हो जाती। और मित्रों, जहाँ तक वेरिफिकेशन की बात है उसका भी तोड़ लोगों ने निकाल लिया है कि 391 आए और लोग गबे नहीं किए, तो वेरिफिकेशन उनका कहाँ से हुआ, और सारी बातें हैं। दूसरी बात, ऊपर लिखा हुआ है कि ये तत्समय जिलों के कटाव से ऊपर पाए गए, तो कटाव का भी मुद्दा गौण होता है, इसलिए निसंदेह इनकी रिट खारिज हो जाएगी और होने के ज़्यादा चांस हैं। अगर अलाउ होगी तो स्टेट वाले मैटर पर, वही रिजवाइंडर वाले मैटर पर इनकी रिट अलाउ हो सकती है। और दूसरा मामला रिट अलाउ होने का इनका जो है वो है कि स्टेट को नहीं सुना गया, इस पर एक बार डीबी कह सकती है चलिए भाई हम एक बार आपको और सुन लेते हैं। दूसरी बात, जो तैयारी है प्रतिवादियों की, वो अपना इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरी तरह तैयारी कर लिए हैं। सभी रिटों को वो डीबी में ले जाएंगे, एक साथ उसको जोड़ेंगे और उसके बाद सुनवाई और वहाँ शुरू होगी। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण था आप लोगों के लिए, क्योंकि आपकी जिज्ञासाएं शांत हों, आप लोग जानें कि क्या होने वाला है, और यही हमारा उद्देश्य है। हम हमेशा सही पॉइंट पर वीडियो बनाते हैं, भले आप लोग ऐसे तैसे कमेंट करें। आप हमारे प्यारे ऑडियंस हैं, हम आपके बारे में कुछ नहीं लिख सकते, इसीलिए मैं किसी कमेंट का उत्तर नहीं देता हूं। लेकिन फ़िलहाल सर्वज्ञ मैं भी नहीं हूं, आप जानते हैं, इसलिए जो भी लिख रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे उसको ग्रहण कर लीजिए और जो अच्छा ना लगे उसे आप ग्रहण ना कीजिए। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि 90% मैं सही मुद्दों पर बात करूं। तो मित्रों, सभी मित्रों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।